तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एसिड और बेस जब वाटर में मिलाए जाते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ हम देख रहे हैं कि मान लीजिए NaCl सॉल्ट को H2SO4 सॉल्यूशन में गिराया जाए तो व्हाट विल हैपन। NaCl dissolved in solution, it will produce Cl minus and acid can give H plus. So these two ions will combine and they will form HCl gas. So what will happen कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में H2SO4 में NaCl ऐड कर दें तो यहाँ से गैस निकलेगी और वो गैस कौन सी निकलेगी, HCl गैस। HCl गैस इज कलरलेस, ठीक है ना, तो हम इसको देख तो नहीं सकते गैस निकल रही है, पर जो एफरवेंस होगा, बुलबुले बनेंगे, उनसे हम सोच सकते हैं कि गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ये गैस पंजेंट टाइप की होती है। पंजेंट मतलब कि यदि हम इसको सूंघने की कोशिश करें तो नाक में तीखी सी जो है एक तरह से वहाँ पे एक फील कराएगी, तीखी सी जो है स्मेल होती है, इसलिए पंजेंट गैस अपन इसको बोलते हैं। अब जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो व्हाट हैपन्स कि एसिड जो है वो आयन देगा H प्लस Cl माइनस, ओके, एंड ईच आयन विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये H प्लस एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, Cl माइनस एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। और H प्लस के बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि प्रोटॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो प्रोटॉन क्या करता है कि प्रोटॉन H3O प्लस में बदल जाता है। कैसे? H प्लस रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो HCl वो है, मतलब एसिड वो है जो वाटर में जाके क्या चीज देते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सॉलिड NaOH को पानी में डिजोल्व करवाऊं तो ये देगा Na प्लस एक्वस, ठीक है ना, ये अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं इसे, तो Na प्लस एक्वस। पानी में अगर कोई आयन पड़ा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं एक्वस आयन, OH माइनस एक्वस फॉर्म में। तो जब अपन इसको वाटर में डालते हैं तो व्हाट हैपन्स, द ईच आयन प्रोड्यूस बाय दिस बेस विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। और जब किसी आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। और चूंकि यहां पर ये वाटर आके जुड़ रहा है तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी वहां रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। और ये जो आयन वाटर में बना रहा हूं मैं, दीज आयंस आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड आयंस। ठीक है, अच्छा, बेस में हम एल्कली उन बेस को बोलते हैं द विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो सारे बेस पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, जो बेस पानी में सोल्यूबल होते हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, एल्कली। ऑलरेडी देख चुके हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं अलोंग विद वाटर। तो मान लीजिए एसिड Ha है और बेस BOH है, तो ये दिया H प्लस प्लस A माइनस और ये दिया B प्लस प्लस OH माइनस। तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो BA सॉल्ट मिल गया अलोंग विद वाटर। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक दूसरे को न्यूट्रल कर रही है। H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस यदि मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से इनमें बॉन्ड बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। वाटर के नीचे स्टेट अपन लिक्विड लिखते हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट का काम करता है। एसिड को यदि हम पानी में डालते हैं तो हम वहां पे एक चीज प्रैक्टिकली देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, गर्म होने लग जाएगा एसिड में पानी डालने पर। ठीक है, तो एसिड में पानी डालने पर क्या होता है, देयर इज एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, और एनर्जी रिलीज जिस रिएक्शन में होगा दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो है एंथैल्पी चेंज, वो लिखते हैं अपन नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज यानी एनर्जी चेंज, इट इज नेगेटिव। तो एसिड को पानी में डालने पर यानी डाइल्यूट करने पर, यानी अगर अपन किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ले लें, कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसमें वाटर कम होगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाते जाएं तो ये डाइल्यूट होता जाएगा, और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसा हम देख चुके हैं, वाटर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है, अगर वाटर को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मिलाएं, तरीका ये होता है कि वाटर में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम मिलाते हैं
तो धीरे धीरे जो है वाटर की वजह से डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट होगा एंड सम हीट इज रिलीज्ड। इसलिए प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि एसिड को वाटर में मिलाने पर डाइल्यूट होता है, और किसी सॉल्यूशन को यदि मैं डाइल्यूट कर रहा हूं तो दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। अब कॉन्सेंट्रेशन में किसी की भी लिखता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल को आप ऐसे समझ लो, अभी अपन ने इसके बारे में पढ़ा नहीं है कि अमाउंट ऑफ द कंपाउंड मोल में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और V यानी वॉल्यूम। ठीक है, अब यदि मैं अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाह रहा हूं, फार्मूला लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल आप सिंपली क्या समझे, अमाउंट। ठीक है, तो अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो वॉल्यूम जो टर्म है वो मैं बढ़ाता जा रहा हूं, और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, नीचे वाली टर्म बढ़ा हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होती जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती है। अब जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन H3O+ के बारे में बात कर रहा हूँ, एसिड का कोई सॉल्यूशन है और पानी हमने मिलाना चालू कर दिया, तो मोल तो उतने ही बने रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन H3O+ की क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो डाइल्यूट करने पर एसिड में जो कॉन्सेंट्रेशन है H3O+ की वो कम होती है। ठीक है, HCl और HNO3 जब पानी में रहते हैं तो ये H3O+ और ये जनरेट करेंगे वाटर में, और ये सॉल्यूशन इनके प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, एसिडिक। एसिडिक होगा तो ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देंगे। वहीं दूसरी ओर मैं अल्कोहल ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लूं और इसको लिटमस पेपर पे डालूं तो देयर इज नो कलर, नो कलर ऑन लिटमस। क्यों? क्योंकि लिटमस जो पेपर का कलर चेंज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि एसिड वहां पे जाके गिरा तो H+ के कारण pH मीडियम चेंज किया और कलर चेंज हुआ। लेकिन चूंकि ग्लूकोज और अल्कोहल देयर आर नो H3O+ आयन, और नो H3O+ आयन की वजह से दिस विल शो नो चेंज इन द कलर। सो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है एसिड बेस या सॉल्ट के, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जैसे मान लो 2 प्लेट हमने लगा दी सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन भर दिया और एक प्लेट प्लस और एक प्लेट माइनस है। यदि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पड़े होंगे तो पॉजिटिव जाएगा इस तरफ नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, और अगर ये चार्ज जो है इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि आयंस का मूवमेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, और आयंस के मूवमेंट की वजह से जो रिएक्शन वहाँ होती है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहाँ जो कंडक्टिविटी होती है आयंस के मूवमेंट की वजह से उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। अगर लिटमस पेपर पर हम HCl ड्राई गैस को डालें तो देयर इज नो चेंज इन कलर। कारण क्या है कि ड्राई HCl जो है उसमें जब तक पानी नहीं होगा तो उसमें H3O+ नहीं होगा, और नो H3O+ तो नो चेंज इन कलर। सो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस इन HCl। तो ड्राई HCl जैसे गैस निकल रही है सूखी, तो अगर वो सूखी गैस वहीं पर फिल्टर पेपर हम ला देते हैं, लिटमस पेपर ला देते हैं, तो वहां कोई चेंज कलर में नहीं होगा। लेकिन यदि मैं अगर इसको मॉइस्चर के साथ ड्राई HCl का सॉल्यूशन लाऊं एक्वस, और ड्राई HCl एक्वस सॉल्यूशन की कुछ बूंदे मैं डाल देता हूं लिटमस पेपर पे, तो ये तुरंत रेड कलर शो कर देता है। क्यों? क्योंकि एक्वस HCl में H+ आयन वहां पे पाए जाएंगे एक्वस कंडीशन में, तो आयंस की वजह से ये लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। तो चूंकि ड्राई HCl में आयंस नहीं होते हैं इसलिए वो लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एसिड को जब भी हम वाटर में मिलाएंगे तो ये नहीं होता है कि डाइल्यूट करने के लिए वाटर को एसिड में नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि क्या होगा एसिड में ज्यादा लेके वाटर थोड़ा थोड़ा डालूंगा तो तुरंत वहां से हीट रिलीज होगी और वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी। तो बजाय ये करने के कि हम एसिड में पानी डालें, हम उल्टा करते हैं, वाटर को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और एसिड थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालते हैं, ताकि जो हीट रिलीज होगी वो वाटर वहां पे उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एकदम से रैपिड एक्सप्लोजन नहीं होगा, हीट एकदम से इरप्ट नहीं होगी। तो वाटर जो है एसिड को वाटर में मिलाते हैं लेकिन वाटर को हम एसिड में नहीं मिलाते हैं, सो दैट देयर इज नो रैपिड टेम्परेचर
इंक्रीज। ठीक है, अच्छा हम ये देख चुके हैं कि अगर डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन में H3O+ डिक्रीज करता जाता है, और यदि हम एक्सिस बेस मिला दें NaOH में, तो अगर एक्सिस बेस आ रहा है तो बेस का मतलब OH- आ रहा है, और अगर OH- की कॉन्सेंट्रेशन में देखूं तो बढ़ने लग जाती है। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल अपॉन वॉल्यूम, अब मोल में बढ़ाता जाऊं OH- के तो कॉन्सेंट्रेशन भी OH- की इंक्रीज करती जाएगी। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस हम देख रहे हैं, तो इसके लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं। इंडिकेटर हम किसको बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड जो पीएच चेंज के साथ कलर चेंज शो करता हो। जैसे हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। एक हमने लिटमस पेपर देखा है जो एसिडिक में ब्लू से रेड हो जाता है और बेसिक में रेड से ब्लू हो जाता है, तो वो एक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। तो हमने क्या किया है कि बाय द मिक्सिंग सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर मिला के हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया हुआ है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें बताएगा कि ये यहाँ पर अगर डिफरेंट H+ कॉन्सेंट्रेशन होगी, यानी कि डिफरेंट पीएच यदि होगी, तो उस केस में ये डिफरेंट कलर शो कर देगा, और उससे हमें पता लग जाएगा कि पीएच इसकी किस रेंज में लाई करती है। ठीक है, अब पीएच क्या है? तो पीएच एक स्केल है, ठीक है ना। ये स्केल किस लिए आया है? टू मेजर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्यूशन में कितना H+ आयन पड़ा हुआ है, ज्यादा है या कम है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल जो है, P जो वर्ड है ये पोटेंस के लिए है शॉर्ट फॉर्म, और पोटेंस का मतलब होता है पावर। तो जो पावर रिप्रेजेंट करता है स्केल H+ की, उसको अपन बोलते हैं पीएच स्केल। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर लिया जाए तो पीएच स्केल जो है वो डिफाइन किया गया है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, जैसे जैसे हम 0 से 14 जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन OH- की बढ़ती जाएगी। बेसिक नेचर मतलब क्या है कि OH- पड़े हुए हैं, और एसिडिक नेचर क्या है कि H+ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर स्केल पे 0 है तो 0 इज असाइंड टू वेरी एसिडिक सॉल्यूशन, एंड 14 इज मैक्सिमम फॉर वेरी बेसिक सॉल्यूशन, वेरी अल्कलाइन सॉल्यूशन। और 0 से 14 का मिडिल पॉइंट है 7, 7 इज गिवन टू न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यदि पीएच 0 से 7 के बीच में आती है इस रेंज में, तो ये सॉल्यूशन होगा एसिडिक, और अगर पीएच 7 से 14 की रेंज में आती है तो सॉल्यूशन होगा बेसिक। ठीक, तो पीएच स्केल हमने डिफाइन कर दिया कि हमने किसी तरीके से अगर पीएच मेजर कर ली तो हम सॉल्यूशन को बता देंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। जैसे फॉर द एग्जांपल 0 से लेके 14 तक के स्केल पे 1 जो है, 1 होता है गैस्ट्रिक जूसेस का, जो अपने पेट में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जूसेस निकलते हैं, उसकी पीएच होती है 1 की, तो वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है ना, तो पेट में जब जूसेस बहुत ज्यादा बनेंगे तो हम कहेंगे एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो खट्टी डकारें आना, ये सब सिम्टम किसके होते हैं कि पेट में जूसेस बढ़ गए हैं, एसिडिक हो गया। तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद लेमन का पीएच लगभग 2 होता है, खट्टा होता है, एसिडिक होता है। 7 इज गिवन टू वाटर, 10 इज गिवन टू बेसिक सॉल्यूशन MgOH2, इसका कॉमन नाम है, वैसे नाम है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और 14 इज असाइंड टू वेरी हाई बेस NaOH। तो हम ये बोल रहे हैं कि पीएच का एक फार्मूला होता है -log10 ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव log लेने पर 10 बेस में पीएच का वैल्यू आता है। और POH एक और डिफाइन करते हैं -log10 OH- कॉन्सेंट्रेशन। यदि OH- कॉन्सेंट्रेशन पता है तो उससे POH निकाली जा सकती है। pH + POH का सम 14 के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सॉल्यूशन में pH बढ़ेगा तो वाइस वर्सा POH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। अब आपको ये पता है कि अगर मैं H+ बढ़ाऊं तो pH कम होगा, और अगर मैं OH- बढ़ाऊं तो POH कम होगा। तो किसी सॉल्यूशन में अगर मैं OH- बढ़ाने लग जाऊं कॉन्सेंट्रेशन, तो ये बढ़ाऊंगा तो POH कम होगा, और POH यदि कम हो गया तो यहां से POH यदि कम हो गया तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि 0 से 14 की तरफ हम जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगी, और बेसिक नेचर बढ़ने का मतलब OH- कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी,
OH माइनस बढ़ेगा तो POH में कमी आएगी, और POH में कमी आएगी तो pH में इंक्रीज होगा। तो इधर जाने पे pH बढ़ती जाती है, pOH कम होता जाता है, बेसिक नेचर बढ़ती जाती है, OH माइनस बढ़ता जाता है। और अगर OH माइनस बढ़ेगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी इधर जाने पर। तो इधर उल्टा अगर मान लो मैं इसको समराइज करूं तो 0 से 14 में अगर मैं जाता हूं इधर, तो इधर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगी, और यदि मैं 14 से 0 की तरफ जाऊं तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH की वैल्यू कम होती जाएगी, इधर pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसके लिए दोनों जो है pH का स्केल 25 डिग्री पर 0 से लेकर 14, मिडल पॉइंट 7 न्यूट्रल जो वाटर होता है, 0 से 7 एसिड होता है, 7 से 14 ये बेस होता है। अब जैसे फॉर द एग्जांपल मैं एक बात करता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो जैसे HCl इसका एग्जांपल है, HNO3 इसका एग्जांपल है, ठीक है, H2SO4 इसका एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यह है कि ये जब पानी में गिरेंगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखेंगे, तो वाटर में जो H प्लस ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। वीक एसिड जो है उसके एग्जांपल में लिख रहा हूं, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, HCN है वीक एसिड। अब वीक एसिड हम किसको बोलते हैं कि पानी में जाएगा तो कम संख्या में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फर्क है? वीक बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा H प्लस दे देगा पानी में, और वीक एसिड बहुत कम संख्या में H प्लस देगा। तो ज्यादा pH को चेंज कौन करेगा? ज्यादा pH को चेंज करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे पास एसिड के लिए दो वर्ड है, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक कम संख्या में H प्लस, स्ट्रॉन्ग ज्यादा संख्या में H प्लस। ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो अब आप समझ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे एग्जांपल होता है NaOH, और वीक बेस जैसे एग्जांपल होता है NH4OH। अच्छा, क्या फर्क होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस यदि पानी में डाला जाएगा तो OH माइनस ये ज्यादा रखेगा पानी में, और वीक बेस डाला जाएगा तो OH माइनस लेस होगा। तो इसका मतलब इसकी pOH कम होगी, और pOH ज्यादा होगी, और pOH ज्यादा होगी तो pH कम होगी। तो समझ यह है कि अगर हम एसिड को स्ट्रॉन्ग करते जाएं तो pH इधर जाती जाएगी, और बेस को स्ट्रॉन्ग करते जाएं तो pH इधर जाती जाएगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी pH उतनी कम होगी, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी pH उतनी ज्यादा होगी। कारण क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा H प्लस देंगे तो pH उनकी कम होगी, वीक बेस बहुत कम H प्लस देंगे तो उनकी pH ज्यादा होगी। वाइस वर्सा अपन देखें, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है तो NaOH बहुत ज्यादा OH माइनस देगा, तो OH माइनस ज्यादा होगा तो ये इधर शिफ्ट करेगा तो pH बढ़ती जाएगी। वीक बेस उसको बोलेंगे अपन जैसे NH4OH, ये वो है जो बहुत कम संख्या में OH माइनस देंगे, और OH माइनस कम देंगे तो pH इंक्रीज करेगा, और pOH इंक्रीज करेगा, और pH कम। तो कम संख्या में OH माइनस होगा तो वो इधर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा इधर मूव करता जाएगा 0 की तरफ, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा 14 की तरफ मूव करता जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये टर्म हम डिफाइन करते हैं। याद करना पड़ता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। एक और एग्जांपल लिख दूं मैं, BaOH होल ट्वाइस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये अमोनिया लिख दूं चाहे NH4OH लिख दूं, ये वीक बेस है। चलिए।